नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके के जो स्पेशल टॉपिक्स कुछ दिए हुए हैं उनमें से एक है मानवाधिकार, जिसमें आपका स्वागत है। बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन उनमें बहुत सारे का मतलब स्टैटिक जीके में तो बहुत सारे आते हैं। स्पेशल टॉपिक 8-9 हैं जिनमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं साथ में बताऊंगा आपको किस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, ये मैं साथ में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। और जल्दी ही आपके लिए एक सेशन में लेके आऊंगा बच्चों, जिस सेशन में आपको हम बताएंगे कि भाई इससे सवाल किस तरह के आएंगे जो अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं। तो ये तीनों चारों पांचों टॉपिक्स के कुछ सवालों का एक रिवीजन टाइप हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अगले 5-7 दिन के अंदर एक सेशन आपका 1.5-2 जितने भी घंटे का बनेगा वो लेकर आऊंगा। चलिए देखते हैं मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार तो मौलिक अधिकारों का एक समूह। मानवाधिकार क्या है बेटा? तो मौलिक अधिकारों का एक समूह है, ध्यान रखना है, जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और इसमें उस पे भी कोई भेदभाव नहीं होता कि हमारा जन्म कहां हुआ है, हम कहां रहते हैं, यानी वो केवल इसलिए हमें मिल जाते हैं क्योंकि हम मानव मात्र में जन्मे हैं, हम मानव की योनि में जन्मे हैं। तो हम मानव की योनि में जो जन्मे हैं केवल इसी वजह से हमें वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हम उन अधिकारों को पाने के क्या होते हैं बेटा? अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। जन्म से ही मिलते हैं, कोई भी सरकार या संस्था इन्हें नहीं छीन सकती। तो अगर सवाल आए क्या मानव अधिकारों को छीना जा सकता है किसी संस्था के द्वारा, तो नहीं भाई, मानव अधिकारों को किसी संस्था के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि इनकी जो सुरक्षा है वो इंटरनेशनल लॉज यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा इनकी जो सुरक्षा है वो की जाती है बेटा। ठीक है, क्या की जाती है? इनकी रक्षा की जाती है अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा। तो आपको एक पता होना चाहिए, एक समूह मौलिक अधिकारों का प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। हम कौन हैं, कहां पैदा हुए हैं, इस आधार पर भेदभाव नहीं होता। जन्म से ही मनुष्यों को मिलता है। कोई सरकार क्या छीन सकती है? नहीं, कोई सरकार या संस्था इन्हें नहीं छीन सकती बिना कानून का पालन किए। कानून के पालन के बाद सब संभव है। अब किसी ने मर्डर कर दिया और फिर वो कहे मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं स्वतंत्र रहूं, नहीं भाई, पहले तुमने किसी दूसरे के अधिकार को छीना है। तो जिस वक्त आप किसी दूसरे के अधिकार को छीनते हो उसी वक्त आप अपने अधिकारों को छिनवाने की तैयारी भी कर रहे होते हो, ध्यान रखना है। उसी वक्त आप अपने अधिकारों को भी छिनवाने की तैयारी कर रहे होते हो, तो ये याद रखना है। अब एपी मौर्य बेटा, ठीक है, मैं बात करूंगा इस बारे में, बात करूंगा। ठीक है, चलिए। तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम या सार्वभौमिक घोषणा। एक बार ऐसा हुआ 1948 में कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मानव अधिकारों की घोषणा हुई और कहा कि ये मानव के अधिकार होने चाहिए, ये सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। ये अधिकार जो है, ये सेट ऑफ जो क्या है राइट्स, ये अधिकारों का जो समूह है, ये मानव मात्र को मिलना चाहिए। और ये एक दस्तावेज के सहारे यानी एक डॉक्यूमेंट के सहारे इसको डिक्लेयर किया कि ये सब जगह मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसे बोलते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। सार्वभौम घोषणा। अब इसमें सवाल कहां से बनता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई? पहला सवाल देखो, आएगा सवाल कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई है? कब हुई है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है बेटा, कब हुई है ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे हुई है? पेरिस में हुई है बेटा। कहां पे? पेरिस में, याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है ना, संयुक्त राष्ट्र के मैंने पढ़ाया था ना आपको, 6 अंगों में से एक है। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, तो उनमें से एक 6 अंगों में से जो एक है महासभा, उसके द्वारा इसे अपनाया गया था। उसके द्वारा इसे अपनाया गया था, याद रखना है। जो चीज हमें
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लागू करानी होती है, वो अक्सर संयुक्त राष्ट्र में उसके संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर उसे अपना लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उसे अपना लिया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने पहली बार सभी मनुष्यों के लिए मौलिक अधिकारों को स्थापित किया। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में, याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये अपनाया गया था। और कौन से सत्र के दौरान? तो महासभा के तीसरे सत्र के दौरान, महासभा के तीसरे सत्र के दौरान, बेटा याद रखना है, महासभा के तीसरे सत्र के दौरान। अब आपसे पूछेगा मानव अधिकार दिवस, तो 10 दिसंबर को, भाई 10 दिसंबर को, ये अब समझ में आया क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, समझ में आया बेटा? तो 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था मानव अधिकारों का, ठीक है। जो भी मैंने यहां रख दिया, इसमें जो ऐसे कर दिया, जो ऐसे बंद कर दिया, वो सब महत्वपूर्ण है। किसी भी इमेज के अंदर जो कैद है वो सब महत्वपूर्ण है बेटा। तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है क्योंकि मानव अधिकारों की घोषणा 1948 में पेरिस में इसी दिन हुई थी बेटा, 1948 में। ध्यान रखना है, इसमें 58 सदस्य देश तब तक, कुल 58 देश थे तब तक संयुक्त राष्ट्र में, कुल 58 देश थे, याद रखना है। 58 में से 48 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया था, पक्ष में बेटा। 8 जो हैं वो अनुपस्थित रहे और 2 ने मतदान नहीं किया। 8 देश तो थे ही नहीं, 48 ने कहा यह होना चाहिए और 2 ने वोट ही नहीं डाली। तो याद रखना है, इसमें सवाल ऐसे बनता है कि संयुक्त राष्ट्र में जब यह अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, याद रखना है, तो कितने सदस्य थे इसमें? 48 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 48 सदस्य थे बेटा। कितने सदस्य थे? 48 सदस्य थे, ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर है? बताओ जल्दी, आवाज क्लियर है? क्लियर है बेटा आवाज? चलिए, पहली बार मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह सवाल भी महत्वपूर्ण है, 1950 में। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि घोषणा कब हुई है, मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई है बेटा? 10 दिसंबर 1948 को घोषणा, 10 दिसंबर 1948, ठीक है। और पहली बार मनाया गया है 1950 को। 1950 को पहली बार मनाया गया है 10 दिसंबर के दिन। कब? 10 दिसंबर के दिन, ठीक है। चलिए, 10 दिसंबर के दिन यह मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आ जाएगी अब इससे सवाल बनते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों पर काम करने वाली एक संस्था है। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 2006 को। और यह डेट सीधे सीधे पूछी जाती है कि जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है उसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 मार्च 2006 को हुई है। 15 मार्च 2006 को हुई है बेटा। कब? 15 मार्च 2006। अब आप कहोगे, आप क्या कहोगे बेटा? जल्दी बताओ, आप क्या कहोगे? जल्दी बताओ, बताओ बेटा। अंकुर बताओ, महेश चौधरी जी बताओ बेटा, गोविंद यादव, अनुराग भाई, संदीप भाई, रंजना कुमारी बेटा जल्दी बताओ, श्रीदेवी बेटा, काजल, अनुसुईया जल्दी बताओ बेटा। कि उससे पहले क्या होगा? जब आप कह रहे हो 1948 में ही ये मानवाधिकारों की घोषणा हो गई और उससे लेके 15 मार्च 2006 तक इसकी कोई परिषद ही नहीं थी, कोई संस्था ही नहीं थी जो देखरेख करे, जो देखरेख करे, कोई संस्था ही नहीं थी क्या? विशाल बेटा बताओ, पंकज बताओ, महेश बताओ, जितेंद्र बताओ, अभिषेक बताओ, विकास बताओ बेटा, सचिन, अमन, खुशबू, अभिषेक, विष्णु, मनोज जल्दी बताओ बेटा। अगेश, शोभित, अंशुल, बलराम, सागर, करण, शिवा, बहुत बढ़िया बेटा। तो ध्यान रखना है
विशाल बेटा आप जल्दी बताओ। तो ध्यान रखना है कि भाई थी बिल्कुल थी, बल्कि 1946 से थी। 1946 जब घोषणा हुई थी उससे भी पहले एक मानवाधिकार आयोग था, ह्यूमन राइट कमीशन था 1946 से। 1946 से पर इसकी जगह एक नई संस्था बनी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, और जिसकी स्थापना हुई 2006 में। क्योंकि आपको पता है 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं ना सब, तो भैया मानवाधिकार आयोग भी 1946 से 2006 में रिटायर हो गया। 60 साल का होके रिटायर हो गया बेटा, 60 साल का होके रिटायर हो गया। तो याद रखना है। और मानव अधिकारों के उल्लंघन से निपटना इसका उद्देश्य है। क्या है? मानव अधिकारों के उल्लंघन से निपटना इसका उद्देश्य है बेटा। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो बेटा जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ये जो बनी है संस्था, कब बनी है? स्थापना 2006, 15 मार्च 2006 बेटा। तो 15 मार्च 2006 में जो संस्था बनी है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जिनेवा में है बेटा। कहां पे है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय भी जिनेवा में है। और याद रखना है एक और कार्यालय होता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल कैसे पूछेगा? याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? पहला सवाल। और 4 ऑप्शन में से एक आएगा 15 मार्च 2006। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में है बेटा। कहां पे है? जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय याद रखना है बेटा, तो यह भी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जिनेवा में है। कहां पे है बेटा? जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय बेटा जिनेवा में है। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं मानवाधिकार परिषद में? तो 47, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यानी कि परमानेंट नहीं है, ये 47 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 साल होता है। और ये अलग अलग बार बार सवाल आते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। नोट्स एक साथ बनाने ही नहीं है। करण विष्णु कह रहे हैं सर लिखकर पढ़ाइए, पीडीएफ से नोट नहीं बना पाते। बेटा एक तो सिलेबस बहुत है स्टैटिक जीके का, ऐसे में इसे लिख के हम जितना भी टाइम लगाएंगे बहुत समय लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है। अभी किसी ने बताया नहीं होगा इसलिए आपको वही समझ में आता है। क्लास में हमें बहुत कम समय में पढ़ने को और सीखने को मिल जाता है। फिर हम इसकी पीडीएफ जो मिलेगी उससे हम बनाएंगे अपने नोट्स, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे। और जब हम नोट्स बना रहे होंगे तब हमें रिवीजन मिल जाता है। जब हम क्लास में ही नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो एक हम बहुत महत्वपूर्ण चीज मिस कर जाते हैं, वो नोट्स बनाते वक्त जो उसका रिवीजन है। जो हम चीज सीख जाएंगे उसको बहुत शॉर्ट में लिखेंगे वहां, बहुत शॉर्ट में। तो आप थोड़ी सी गलत दिशा में चल रहे हो अगर आप साथ साथ ही कर रहे हो, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, दिमाग पूरी 100% सामने नहीं भी रहता फिर। और कहीं ना कहीं हम जो है अब उस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने में जो है ना थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। प्लस मेरी कोशिश रहती है रिवीजन करा करा के क्लास में बहुत सारी चीजों को याद कराने की कोशिश करना। जब आप नोट्स बनाओगे तो वो मेरी कोशिश खराब, कोशिश मेरे भाई ध्यान रखना है, फिर मेरी कोशिश खराब, फिर आपको नए सिरे से खुद ही सीखना है सारा कुछ, तो ये नहीं करना है बेटा। चलिए, तो यहां सवाल देख लिया आपने क्या क्या बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना पूछेगा तो 15 मार्च 2006 बता देना। इसकी ध्यान रखना है इससे पहले कौन सी संस्था काम करती थी? तो मानव अधिकार आयोग करता था। 1946 से लेकर 2006 तक उसने काम किया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है उससे निपटना है इसका उद्देश्य, मानव अधिकारों का उल्लंघन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है बेटा। और याद रखना है इसके कुल सदस्य 47 होते हैं जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब वो संस्था तो हो गई विश्व की, पर हमारे अपने देश में भी तो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। और क्या उस केस में भी हम बाहर की संस्था पे काम करवाएंगे? नहीं,
हम नहीं करवाएंगे बेटा, ध्यान रखना है, हम नहीं करवाएंगे। तो याद रखना है, हमने एक भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना दिया और इसकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है बेटा कि 12 अक्टूबर 1993। ये साल तो जरूर रट लेना। जब ये बना तो इसका कोई अध्यक्ष बना होगा? हां जी, अध्यक्ष बने। तो पहले अध्यक्ष आपको याद रखने हैं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा बेटा याद रखना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वी राम सुब्रमण्यम। वी राम सुब्रमण्यम ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये भी आपको दिमाग में रखने हैं। कैसी संस्था है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, विधिक संस्था है। विधिक का मतलब है कानून द्वारा निर्मित, और कानून कौन बनाता है? संसद। कानून द्वारा निर्मित, और कानून कौन बनाता है बेटा? कानून बनाती है हमारी संसद, याद रखना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है स्वायत्त विधिक संस्था है, ऑटोनॉमस स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 को हुई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं, और याद रखना है वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है, याद रखना है। कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ये रटना है पूरी तरह से, ध्यान। चलिए ठीक है अनुष्का बेटा, ये रटना है तुम्हें, ये रटना है पूरी तरीके से, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये तो ठीक है, ये तो नाम हो गया, कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। आपने देखा न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति तो जजों के आगे लिखते हैं, जजों के आगे। सर आपने न्यायमूर्ति क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि अगर इसका अध्यक्ष बनना है आपको, तो आप या तो बेटा रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए। जैसे अभी हमारे रिटायर्ड हुए हैं ना, अभी रिटायर्ड हुए हैं हमारे, ध्यान रखना है, ऐसे या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज ही बन सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस। पहले तो ये था केवल चीफ जस्टिस ही बन सकता था, लेकिन आप देखो चीफ जस्टिस कई बार इतने होते ही नहीं है हमारे पास, और जो है वो इच्छुक ना हो, तो इसलिए बाद में संशोधन के द्वारा ये कर दिया गया कि चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जस्टिस भी कोई भी हो, पर वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ हो बाइज्जत, ठीक है, वो बन सकता है, वो बन सकता है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए कार्यकाल में बताऊंगा आपको, पहले था कुछ और फिर बदल दिया है, आपको अभी देखने को मिलेगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो बेटा, मिलेगा। अध्यक्ष तो ध्यान रखना है या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या रिटायर्ड, बच्चों ध्यान रखना है, याद रखना है बेटा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है। चलिए 5 सदस्य भी होते हैं, ठीक है। सदस्य कितने होते हैं बेटा? इसमें 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला, सुप्रीम कोर्ट के एक या तो वर्तमान में जो काम कर रहे हो वो, या रिटायर हो गए हो वो जज, वो अलग है। जो अध्यक्ष है वो तो अलग है। अब नीचे देखो, इसमें 5 मेंबर होने चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के या तो अभी काम भी कर रहे हो, उनको भी दे दी जाती है जिम्मेदारी, या रिटायर हो गए हो, एक तो ये आदमी होने चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक हाई कोर्ट से लेंगे, फिर हाई कोर्ट के चीफ जो जज होते हैं, मुख्य जो न्यायाधीश हैं, वही ले सकते हो बेशक, पर हो कोई सा भी, चाहे तो खुद काम कर रहा हो, चाहे भाई रिटायर हो गया हो। तो ऐसा कोई भी जज हाई कोर्ट का होगा तो वो चीफ ही किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, लेकिन या रिटायर्ड हो या फिर अभी भी काम कर रहा हो। तो दोनों मेंबर कैसे हैं? एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट से ले लिया, चाहे रिटायर्ड हो चाहे अभी भी काम कर रहा हो, वहां का तो नॉर्मल जज। लेकिन यहां का बेटा मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यह भी या रिटायर्ड हो या काम कर रहा हो, ये रिटायर्ड हो या काम कर रहा हो, ठीक है। 3 व्यक्ति और होने चाहिए, जिनमें से एक महिला हो कम से कम, तो कम से कम एक महिला हो, याद रखना है। तो इसमें कम से कम जो इसके 6 मेंबर हुए टोटल,
6 मेंबर बेटा याद रखना है, ध्यान रखना है। तो उन 6 में से याद रखना है आपको, ये जो 6 मेंबर हैं, एक तो मुख्य, एक तो इसके अध्यक्ष बन गए, 5 अलग से मेंबर हैं, 5 अलग से मेंबर हैं। तो इनमें कम से कम एक महिला जरूर होगी, किसी भी कीमत पे कम से कम एक महिला जरूर होगी, ठीक है। तो जैसे ये कैसे आया, अगर यहां हम उससे देखें, ये है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो एक है, और ये 5 और लोग रहेंगे, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का केवल जज चल जाएगा, हाई कोर्ट का केवल मुख्य न्यायाधीश ही चलेगा, 3 लोग और चाहिएंगे, जिनमें से एक महिला होनी ही होनी चाहिए, एक महिला होनी ही होनी चाहिए बेटा, याद रखना है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना है। ये तो हो गई यहां तक, अब तक 6 मेंबर पढ़ लिए हमने। इसके अलावा 7 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब आप जानते हो, यानी जैसे ही इन पर यह पद आएगा, ये मानव अधिकारों के भी क्या बन जाएंगे, मानव अधिकार आयोग के भी सदस्य बन जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर बोलते हैं इसको, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो बेटा एक अध्यक्ष देख लिया हमने, ठीक है। अध्यक्ष क्या देखा था हमने, अध्यक्ष देखा एक, ठीक है। इसको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा आपको 1-2 बार घर जाके भी, ठीक है। एक उपाध्यक्ष नहीं है, सदस्य हैं, सदस्य 5 हैं अलग से, ठीक है, जिनमें एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। और पदेन सदस्य 7, पदेन बेटा, पदेन सदस्य 7, पदेन सदस्य 7, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, पहले तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ना, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो है उसके, फिर जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष, फिर जो हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग है उसके अध्यक्ष, फिर हमारा जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष, फिर हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष, फिर बेटा एक बच्चों के अधिकारों के लिए संस्था होती है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके अध्यक्ष, और एक जो विकलांग लोगों के लिए होता है ना, विकलांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त। इसको यहां कोई कमीशन नहीं है, इनके लिए कमीशन नहीं है, तो बेटा चीफ कमिश्नर एक नियुक्त होते हैं विकलांग लोगों के लिए। तो इनके, क्योंकि इनके मानवाधिकार जो हैं, ध्यान रहिए ये क्यों है, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है जब जब मानव अधिकारों का हनन होगा तो इन लोगों के मानव अधिकारों पे सबसे पहले आंच आएगी, ध्यान रखना है, सबसे पहले आंच आएगी इन लोगों पे बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बेटा? बेटा यूएनएचआरसी 2006 में है, वो नेशनल से बाद में क्यों है ये मैंने बता दिया पहले ही, क्योंकि जो यूएनएचआरसी है उससे पहले उसकी जगह कोई और संस्था काम कर रही थी, कोई और संस्था काम कर रही थी। जैसे हमने पढ़ा था ना, गेट 1948 में बना और डब्ल्यूटीओ बना है कब, 1900 कब बेटा, 1995 में। आप कहोगे जी ये 1995 में बना है तो इससे पहले क्या काम नहीं चलता था, क्या बिजनेस होता ही नहीं था, ट्रेड होता ही नहीं था? होता था, गेट गवर्न करता था, गेट। ऐसे ही जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद है, उससे पहले संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग था जो 1946 से लेके 2006 तक काम कर रहा था। इसलिए ये 2006 में हमारे मानव अधिकार आयोग के बाद में बनी है संस्था, इसलिए बनी है क्योंकि वहां पहले दूसरी संस्था काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वहां कोई काम ही नहीं कर रहा था, वहां कर रही थी, ठीक है। उसका थोड़ा रूप बदल के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बना दी है, तो परिषद 2006 में बनी है, पर वहां 60 साल पहले से भी संस्था काम कर रही थी, ठीक है। 60 साल पहले से भी संस्था काम कर रही थी बेटा, ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, 7 पदेन सदस्य आपको पता होने चाहिए। तो देखो अल्पसंख्यक आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी मानवाधिकार आयोग में सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी जो है, जो एससी कमीशन है, एनसीएससी,
उसके अध्यक्ष भी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं बेटा, ठीक है। महिला आयोग जो है राष्ट्रीय, उसकी अध्यक्ष भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये हमारे मेन आयोग हैं, और एक बाल संरक्षण जो आयोग है, ठीक है, याद रखना है बेटा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग है, वो भी। और याद रखना है लास्ट में जो दिव्यांगों के लिए क्या होते हैं बेटा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये जो एक क्या होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं, यानी चीफ कमिश्नर होते हैं। ये 7 लोग पदेन हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल मिला के कितने कितने हैं, ठीक है, टोटल मिला के कितने कितने हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखो इसमें एक अध्यक्ष है, कितना, 1, और 5 सदस्य हैं। इनकी तो नियुक्ति होगी ना, नियुक्ति। मैं मान रहा हूं कि जो पदेन है वो तो खुद ही बन जाएंगे। जैसे ही कोई अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, बनते ही ऑटोमेटिकली, पदेन का मतलब यही होता है कि जो भी ये कुर्सी है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की, ये कुर्सी है, ठीक है। और इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा बेटा, वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, अपने आप ही मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाए, उसका पद सदस्य बन जाएगा, मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा। ऐसे ही अल्पसंख्यक के अलावा बेटा, अल्पसंख्यक के अलावा जो एससी आयोग के अध्यक्ष होंगे वो अपने आप ही मानव अधिकार में भी फिट हो जाएंगे आयोग में सदस्य के तौर पे। जो एनसी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के हैं वो भी अपने आप ही फिट हो जाएंगे। तो ऐसे फिट होते हुए चले जाएंगे। पर जो समिति है, याद रखना है, ये 6 लोगों की है जो इनके सदस्य और अध्यक्षों को चुनती है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगर मान लो मानवाधिकार के आयोग की नियुक्ति करनी है तो जो कमेटी नाम फाइनल करेगी बेटा, वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। उसमें गृह मंत्री भी होंगे, यानी अमित शाह है जैसे आज, लोकसभा अध्यक्ष भी होंगे बेटा उसमें, और राज्यसभा के उपसभापति भी होंगे। राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति तो वहां पे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, इसलिए यहां पे डिप्टी चेयरमैन लेंगे। 4 लोग फिर से देखो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। फिर दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। अब आपने देख लिया ये 4 लोग अक्सर किससे होते हैं, सरकार से। देखो ये भी एक पार्टी के ही होंगे ज्यादातर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक ही पार्टी के होंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी एक ही पार्टी के होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति भी एक ही पार्टी के होते हैं। तो यानी कि जब भी इसमें कोई अध्यक्ष बनेगा या सदस्य बनेगा तो चलेगी किसकी बेटा, चलेगी किसकी, सरकार की ही चलेगी। किसकी चलेगी बेटा, सरकार की ही चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा सरकार की ही चलेगी। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति जो है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये 6 लोग हैं। तो हम अब तक का अगर रिवीजन करें तो आपको पता है 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ, सार्वभौमिक घोषणा हुई मानव अधिकारों की, पेरिस में हुई बेटा, महासभा के 3रे सत्र में हुई। कौन से 3रे सत्र में? कितने देशों ने उसको स्वीकार किया प्रस्ताव को? 58 में से 48 देशों ने किया। किसने किया है? 58 में से, ध्यान रखना है, 48 देशों ने किया है, याद रखना है, ठीक है, 58 में से 48 देशों ने किया है। फिर आपको देखना है कि भाई फिर हम आगे चले तो पहले एक मानव अधिकार हुआ करता था आयोग, जो दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करता था। वो कब से काम कर रहा था? 1946 से। पर 2006 में उसकी जगह किसी दूसरी संस्था ने ले ली, जिसे संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद कहते हैं। और ये जो मानव अधिकार परिषद है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पे है? जिनेवा में है बेटा, ठीक है। फिर हमने देखा संयुक्त राष्ट्र की, याद रखना है भाई, उसकी जगह आ गई थी, तो उसकी मानव अधिकार परिषद आ गई थी मानव अधिकार आयोग की जगह। तो फिर हमारे यहां क्या हुआ, हमने भी अपना इस बीच एक मानव अधिकार आयोग बना लिया था। 12 अक्टूबर 1993 को उसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी बेटा?
12 अक्टूबर 1993 की उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1993 से वो जो बना, उसमें अभी कितने अध्यक्ष होते हैं? 1। सदस्य कितने होते हैं? 5। पदेन सदस्य कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं बेटा? 7। जो उसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति एक कमेटी करती है। नियुक्ति एक कमेटी, देखो नियुक्ति होती तो राष्ट्रपति के द्वारा ही है, लेकिन वो नाम फाइनल करने की एक कमेटी है, जिसमें कौन है? पीएम है, गृह मंत्री हैं, लोकसभा में जो स्पीकर हैं वो भी हैं बेटा, और पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। वहां के सभापति नहीं है, जो दूसरे नंबर का पद है डिप्टी चेयरमैन है। और फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ये हमने याद कर लिया है अभी तक का जो भी हुआ है। ठीक है, चलिए, अगर इसे अपना त्यागपत्र देना हो तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है उस समिति की सिफारिश पर। गठन बेटा याद रखना है। देखो, आपको पता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना 12 अक्टूबर 1993 को, और ये किसी कानून द्वारा बना, ये हमने देखा था। कानून कौन सा था वो? तो देखो, संसद ने एक कानून बनाया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसमें धारा 3 है, उसमें कहा गया था कि भाई एक मानव अधिकार आयोग होगा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग होगा बेटा। क्या होगा? एक आयोग होगा, याद रखना है। तो ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बना पहले, इसके ये क्या है बेटा? एक्ट है। एक्ट मतलब कानून, और कानून कौन बनाता है? संसद। तो इस संसद ने हमें एक एक्ट दिया, और इस एक्ट के अनुसार हमने फिर मानव अधिकार आयोग बनाया भारत का बेटा। क्या बताया है? भारत का। ठीक है, यह सवाल आता है सीधे सीधे, इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। जो ये अधिनियम है 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं, और यह सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ। याद रखना है, कब लागू हुआ है? 28 सितंबर 1993। और मानवाधिकार आयोग कब बना? 12 अक्टूबर 93। यानी ये लागू हो गया बेटा 28 सितंबर 1993, और फिर इसके अनुसार मानव अधिकार आयोग बना 12 अक्टूबर 1993। दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों डेट क्या है बेटा? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, अब इसमें एक बार संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट। कानून जो बनते हैं उनमें समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं बेटा, अमेंडमेंट। तो सवाल आएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन से साल में भैया संशोधन हुआ है? 2019 में। और उस टाइम कौन से मंत्री थे? गृह मंत्री। तो भैया अमित शाह थे। अभी भी अमित शाह हैं। ठीक है, अभी भी, याद रखना है। अब इसका कार्यकाल कितना हो गया है? कार्यकाल 3 साल का हो गया है बेटा। या तो 3 साल या 70 वर्ष की आयु हो गई हो। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक आदमी 60 साल की उम्र में बना, तो याद रखना है 60 साल नहीं, 60 में तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि रिटायर्ड जज ही बन सकता है। मान लो एक आदमी 66 साल की उम्र में बना, तो वो 69 में रिटायर हो जाएगा। कब? 69 में। लेकिन कोई बना ही 68 साल में है, तो वो 70 साल की उम्र में ही रिटायर होगा, यानी 2 साल के अंदर ही। तो 70 साल में रिटायर, यानी ये इसका मतलब है जो भी पहले आ जाए। अगर 3 साल पहले पूरे हो रहे हैं, 66 साल से लेके आदमी 69 तक पहुंच गया, 3 साल हो गए पूरे, रिटायर कर दो। और 68 साल वाले को 3 साल, जब तक तो उसकी 71 उम्र हो जाएगी, तो फिर 71 नहीं, फिर 70 पर रिटायर कर दो। फिर क्या कर देंगे? 70 पर रिटायर बेटा। ठीक है, फिर 70 पर रिटायर कर देंगे। तो ये है एग्जाम्पल है बेटा ये। ठीक है, एग्जाम्पल है
कि क्यों ये दोनों चीजें होती हैं कि भाई या तो 3 साल में या 70 साल की आयु तक जो भी पहले हो जाए, जैसे 66 साल वाला 69 में हो जाएगा क्योंकि उसकी 3 साल पहले हो गई, 70 तो वो नहीं हुआ है अभी तक। पर अगर कोई 68 में बना, कोई 69 में बना है तो वो अगले ही साल रिटायर हो जाएगा। जैसे चीफ जस्टिस आपने देखे होंगे भारत के, कोई तो 2.5 साल रह जाता है, कोई 2 दिन के लिए ही बनता है। क्यों? क्योंकि 65 साल की आयु होने पे उसको रिटायर होना ही पड़ेगा, अब चाहे वो 2 दिन के लिए बने, चाहे 1 ही दिन के लिए क्यों ना बने। इसलिए याद रखना है आपको। तो मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है, याद रखना है बेटा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये 1993 की धारा में याद रखना है, 30(1) धारा, उसमें एक और प्रोविजन है कि मानवाधिकार न्यायालय बनाए जाएंगे। मानवाधिकार न्यायालय समझ में आना है आपको, ठीक है। चलिए, 40 में नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज 40 में रिटायर ही नहीं होता। इसका अध्यक्ष बनता कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट का या तो जज रह चुका हो, जज रह चुका हो बेटा सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस रह चुका हो। तो आपको पता होना चाहिए वो 65 साल की उम्र से पहले तो बनेगा ही नहीं। 65 साल की उम्र से पहले वो बन ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। चलिए, इतना ही समझना है आपको बस कि भाई अगर 66 का बना तो फिर 69 में रिटायर हो जाएगा 3 साल पूरे करके। पर कोई मान लो हमने बनाया 68 साल की उम्र में, तो वो 70 होते ही, अब चाहे दिन कितने भी हो, फिर उसकी 3 साल तक के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और भाई 21 में हर राज्य में एक मानवाधिकार आयोग होगा। 21 के तहत, कौन सी धारा के तहत? ये धाराएं जितनी मैंने लिखी हैं उतनी याद करनी है बेटा। धारा 21 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग। धारा 21 क्या कहती है? फिर क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 7 अक्टूबर 2002 को, 7 अक्टूबर 2002 को बेटा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। उसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहां पे है? इसका मुख्यालय लखनऊ। राष्ट्रीय वाले का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। सीधी सीधी सी बात है बेटा। कल की पीडीएफ नहीं मिली क्या अभी भी आपको? कल की नहीं मिली है? मैं पूछता हूं एक बार उनसे, मैंने भेज दी थी कल तुरंत क्लास के बाद। अब देखो, जो ये 10 दिसंबर 1948 को घोषणा हुई थी ना, इसमें सवाल पूछा जाएगा कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने मानव अधिकार जो हैं उनको अपनाया गया है। जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, तो भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हुआ, उसमें कुल कितने हैं? 30 अनुच्छेद हैं। 30 बेटा। स्वतंत्रता और समानता, ये आपको बस पढ़ने हैं, रटने नहीं है। पर 4 से 5 बार पढ़ने हैं बेटा, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। 4 से 5 बार पढ़ने हैं आपको। तो देखो, स्वतंत्रता और समानता हो सबको, ये है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव का निषेध हो। जीवन और सुरक्षा सबका अधिकार है। दासता का निषेध, यानी दास नहीं बना सकता कोई हमें, दासता का निषेध। यातना नहीं दे सकता कोई हमें, क्रूर यानी क्रूर व्यवहार हमारे साथ नहीं कर सकता। कानूनी मान्यता बेटा, कानून के सामने सबकी पहचान होनी चाहिए, यानी कानून के आगे हर आदमी के अस्तित्व का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। कानून के समक्ष समानता भी होनी चाहिए, सबको समान माने कानून, ठीक है। किसी ने मर्डर किया तो चाहे वो पैसा वाला है चाहे गरीब है, सबको याद रखना है भाई, सबको कानून के हिसाब से बराबर ट्रीट करना है। कानूनी उपाय का अधिकार, ठीक है, मतलब किसी को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए। कानूनी उपाय, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं कानून के पास जा सकता हूं उसे सही करवाने के लिए, ठीक है। चलिए, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए बेटा अगर कोई केस हो गया तो। निर्दोषता का सिद्धांत, जब तक दोष साबित ना हो तब तक निर्दोष माना जाएगा। निजता का सम्मान, निजी जीवन है जो मेरा, उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसा चला जाए, वो निजता का सम्मान है। आवागमन की स्वतंत्रता, मेरी मर्जी है मैं ताजमहल देखने जाऊं, मेरी मर्जी है मैं भाई मामल्लापुरम घूमने जाऊं, मेरी मर्जी है कहीं भी जाऊं, यानी आवागमन की, आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शरण का अधिकार होना चाहिए, शरण का, ठीक है, शरण मांग सकते हैं हम। अगर कोई हमें
हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो हम उसकी शरण मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीयता का अधिकार, मैं कहीं की भी राष्ट्रीयता अपना लूं। जैसे भारत के बहुत सारे लोग कहां चले जाते हैं, अमेरिका में, अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं। अमेरिका के नागरिक, बेटा इसको रिवीजन की जरूरत नहीं है, इसको आपको 4-6 बार पढ़ना ही पड़ेगा, ये रटना नहीं है। फिलहाल केवल के क्या क्या है इसमें आपको समझने के लिए, ठीक है, ये रटने नहीं है 30 के 30। राष्ट्रीयता का अधिकार, विवाह का अधिकार, याद रखना है कि आप से कोई कह दे कि नहीं तुम शादी नहीं कर सकते, आपके गांव का प्रधान कह दे तो मैं शादी करने का कोई हक नहीं, तो चले जाओ भाई कानून के पास, जी मुझे तो अधिकार है, मानव अधिकारों में है ये। संपत्ति का अधिकार, अपनी संपत्ति रख सकते हो पर दूसरे की छीन नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जी मुझे संपत्ति का अधिकार है तो मैंने तो जी इसकी विशाल के घर से चोरी कर ली थी, बाइक मेरे पास तो थी नहीं, पर संपत्ति का अधिकार है तो मैं विशाल के यहां से चुरा लाया था। कमा के मेहनत करके संपत्ति बना सकते हो, ठीक है। धर्म और विचार की स्वतंत्रता, आपका मन है कोई सा भी धर्म मानो, अपना विचार जो भी हो आपकी। अभिव्यक्ति की आजादी, कोई आपके बोलने पर रोक नहीं लगाएगा, आपको जो ठीक लगे वो आप बोल सकते हो, ठीक है। सभा और संगठन, भैया आपका मन है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई सभा करेंगे तो आप कर सकते हो, पर शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। सरकार में भागीदारी, एक तो वोट देके भागीदारी होती है, और दूसरा बेटा अगर आप क्या करना चाहो, अगर आप खुद ही कुछ करना चाहो तो कुछ करना चाहो तो याद रखना है बेटा, फिर आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सामाजिक सुरक्षा, पिछले में आर्टिकल पूछे बेटा, तो फिर ये आपको जितने पूछे हैं ना पुराने उनको रट लेना, मैंने तो नहीं देखे हैं कहां पूछे हैं, फिर आप उतने रट लेना। आर्टिकल वो पूछे होंगे, धाराएं जो हैं मैं जो पीछे बता रहा था, अगर इसमें से भी पूछे हैं तो आप मुझे फोटो खींच के देना उसका, है ना, फोटो खींच के मुझे आप शाम तक वो कर देना मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली। काम का अधिकार है बेटा, ध्यान रखना है, काम मिले आपको इसका आपको अधिकार है। आराम और छुट्टी का भी अधिकार है, आप कहीं ऐसी जगह काम करने लग जाओ जो कहे नहीं आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी और आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ध्यान रखना है, आप भोजन, वस्त्र, इलाज, आवास, ये सब जो है आपको पाने का अधिकार है। स्वास्थ्य और जीवन स्तर, शिक्षा का अधिकार है, कोई आपको नहीं कह सकता कि भाई तू नहीं पढ़ेगा तुझे नहीं पढ़ने देंगे। संस्कृति और विज्ञान का अधिकार है बेटा, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों में आप भाग ले सकते हो। न्यायपूर्ण व्यवस्था, यानी ऐसे समाज का आपको अधिकार है जहां पर सब कुछ न्यायपूर्ण हो, आपके साथ कुछ भी अन्याय ना हो रहा हो। कर्तव्य और सीमाएं बेटा याद रखना है, कर्तव्य भी है लेकिन आपके इसके साथ कि भाई दूसरों के अधिकारों का भी आपको सम्मान करना है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये तो चाहते हो कि आपके घर में कोई भी ना घुसे, आप प्राइवेसी चाहते हो लेकिन आप किसी के भी घर में घुस जा रहे हो, तो फिर भाई वो आपका कर्तव्य है कि आप जैसा चाहते हो वैसी चीजें आप दूसरों के साथ भी करो, ठीक है। और दुरुपयोग निषेध, इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, ये भी बच्चे एक इसी अधिकारों में ही है, ये भी इस अधिकारों में ही है। 30 आर्टिकल है, 30 आर्टिकल में याद रखना है, अगर रटने की भी बात आए तो फिलहाल इनको देख लो जो मैं बता रहा हूं। स्वतंत्रता और समानता आर्टिकल 1 में है, ध्यान रखना है। भेदभाव महत्वपूर्ण होता है बेटा, याद रखना है, हमेशा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तीसरा, जीवन और सुरक्षा, यह भी महत्वपूर्ण है, जीवन और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 4, ये 7 नंबर में है, चौथा हमको याद रखना है 7वें नंबर का, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, ठीक है ना, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, ध्यान रखना है। निजता का सम्मान, यह भी महत्वपूर्ण है, और निर्दोषता, जब तक दोष साबित ना हो तब तक आप निर्दोष हो बेटा, ठीक है। आवागमन, जहां भी आपका मन हो जाने का वहां जा सकते हो बेटा, ठीक है। विवाह का अधिकार महत्वपूर्ण है बेटा, ये तो वैसे भी आपके काम आएगा, याद रख लो, कभी कोई मना ही करने लगे, ठीक है। चलिए, संपत्ति का, धर्म और विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, अगर आर्टिकल पूछता ही है तो ये देखो, ठीक है, अभिव्यक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आराम और छुट्टी का भी अधिकार है आपको, रेस्ट लेने का भी अधिकार है बेटा, ठीक है। शिक्षा का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आज के जमाने में भला कौन छीन सकता है, ठीक है। और याद रखना है, फिलहाल ये सबसे पहले यही याद करो, 8 7 ही है बस, ज्यादा नहीं लिखवाए मैंने, इन सबको सबसे पहले आपको याद करना है, ठीक है। बाकी पढ़ना तो 4-5 बार इन दोनों को सबको ही है,
पढ़ना 4-5 इन सारे के सारों को ही है, ठीक है। जैसे अजय बंगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, इतने याद कर लो पहले, तब तक मैं देख लेता हूं कोई और आर्टिकल है क्या, और अगर है तो उसे मैं एमसीक्यू सेशन में शामिल करूंगा, ठीक है। हाँ, ये सारे अधिकार हैं बेटा। ये दूसरा है 14 अनुच्छेद जो आप संविधान में चले गए, ये संविधान नहीं है, ये तो जो दुनिया ने किया है ये वो है। क्वेश्चन इससे बनेगा तो ऐसे बनेगा, देखो बाकी क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए थे कि मानव अधिकारों की घोषणा में कौन से आर्टिकल में आराम और छुट्टी का अधिकार है 24 में, कौन से में शिक्षा का है 26 में। संविधान के अलग है बेटा, नहीं बेटा संविधान के अलग हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे जो मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी 1948 में 10 दिसंबर के दिन पेरिस में, ये वहां की बात चल रही है, ये वहां की बात चल रही है, ये वहां की बात चल रही है। मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे बेनिफिट होगा, बेनिफिट्स होगा, बनेगा। इंपॉर्टेंट याद कर लो फिलहाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद कर लो। हाँ एमसीक्यू इन खासतौर पे इन सेशंस के तो मैं एमसीक्यू आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा। कुल 30 है बेटा, ये आर्टिकल 30 है। हाँ दिखाई दे रहा है बेटा, वर्मा जी आपका कमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। टेलीग्राम आईडी आप ग्रुप में जाओगे ना, वहां मेरा नाम है, उस पर टैग करोगे अपने आप आ जाएगी टेलीग्राम आईडी। एमसीक्यू होंगे बेटा अभी, एक जैसे स्पेशल सेशंस के जरूर करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है, चलो समझ में आना चाहिए था। अभी के इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल, धन्यवाद।